इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। इवोल्यूशन को आप लोग इससे भी इक्वेटेड नहीं कर सकते हैं कि इवोल्यूशन आपको प्रोग्रेस के साथ, एक प्रोग्रेस है और इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन मींस प्रोग्रेस, इसके साथ भी हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं। व्हेन अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ओल्ड स्पीसीज विल डिसअपीयर। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नया स्पीसीज बना है और वो बहुत बढ़िया स्पीसीज है तो पुराना वाला स्पीसीज डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए और एक प्रोग्रेस हो रहा है और गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से वो गायब हो जाए। इट विल डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि ओल्ड स्पीसीज भी रहे कि नहीं रहे। इट इज ए कॉमन बिलीफ दैट चिंपांजीज आर द एनकिस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये कॉमन बिलीफ है कि चिंपांजीज जो है वो हमारा क्या है, एनकिस्टर्स है। एक्चुअली बोथ चिंपांजीज एंड ह्यूमन बीइंग हैड अ कॉमन एनकिस्टर लॉन्ग टाइम एगो। दोनों चिंपांजी और ह्यूमन दोनों के एनकिस्टर्स एक लंबे समय तक रहे हैं। द टू offsprings of that ancestors evolved in their own separate ways to form the modern day chimpanzees and human beings। और ये दोनों जो है चिंपांजी और ह्यूमन दोनों का इवोल्यूशन एक ही कॉमन स्पेसिस से हुए हैं और ये दोनों के दोनों एक लंबे समय तक अलग अलग सेपरेट रहे और दोनों आज के डे में मॉडर्न डे में मौजूद भी हैं। Human evolution. Human evolution has been studied by using the various tools of tracing evolutionary relationships like excavating, digging earth, carbon dating, studying fossils and determining DNA sequences। Human की evolution जो हुई है उसकी स्टडी करने के लिए बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया गया, बहुत सारे evolutionary relationship देखे जाते हैं और बहुत सारे तरीके से, जैसे डिगिंग अर्थ, एक्सकैवेटिंग यानी पृथ्वी को खोद करके, मिट्टी को खोद करके निकाले जाते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किया जाता है, फोसाइल्स की स्टडी की जाती है, डीएनए सीक्वेंस की रीडिंग की जाती है। देयर इज सो मच डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है एंड फीचर्स ऑन द अर्थ, और बहुत ज्यादा इसमें फीचर्स है। दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट रेसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और इस ह्यूमन को जो आज आप देख रहे हैं इसे लंबा समय लगा है इस धरती पर आने में। द ह्यूमन रेसेज वेयर इवन identified on the basis of their skin color and named as white, black, yellow और brown। और ह्यूमन के जो आप देखिएगा रेस, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, कहीं व्हाइट है, कहीं ब्लैक है, कहीं येलो है, कहीं ब्राउन है उनके स्किन। इट इज नाउ नोन दैट the so-called human races have not evolved differently. In fact, there is no biological basis for dividing human beings into different races। और इस ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ इसमें कोई बायोलॉजिकल बेसिस के आधार पर डिफरेंसेज नहीं है। All human beings whether white, black, yellow और brown are a single species। आपका जितने भी ह्यूमन है, चाहे वो किसी भी कलर के हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे येलो हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे टॉल हो, चाहे डॉर्फ हो, जैसे भी हो, सब के सब ह्यूमन है और वो एक ही स्पेसीज में आते हैं। दैट इज होमो सैपियंस। एक ही स्पेसीज के सब हैं, होमो सैपियंस। इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रिसर्च दैट द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज सो होमो सैपियंस केम फ्रॉम अफ्रीका। और ऐसा ये रिसर्च के द्वारा यह सोचा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ह्यूमन स्पेसीज जो है वो अफ्रीका से आए हैं। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स वी ऑल कम फ्रॉम अफ्रीका। आज हम इस धरती पर कहीं भी रहें, सभी के सभी अफ्रीका से ही आए हैं। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स टेल अस दैट वी हैव अफ्रीकन रूट्स। हमारे जेनेटिक फुटप्रिंट्स बताते हैं कि हमारा जो पूर्वज है वो अफ्रीकन्स हैं। अबाउट 100,000 ईयर्स एगो, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले, सम ऑफ आवर एनकिस्टर्स लेफ्ट अफ्रीका। कुछ हमारे एनकिस्टर्स हैं जो कि अफ्रीका को छोड़ दिए, वाइल अदर्स स्टेड बैक, और कुछ वही रह गए। दो जो लेफ्ट अफ्रीका स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द होल अर्थ, और जो अफ्रीका में रह गए वो धीरे धीरे पूरे अर्थ पर फैले।
Mendel's experiments tell us the mode of inheritance of traits from one generation to the next. और मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट ये आपको बताता है कि किस तरह से मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचता है, और जो डोमिनेंट ट्रेट्स होता है वो आपको प्रभावी होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है. एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल अस हाउ ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. और डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बताता है कि किस तरह से आपका ह्यूमन जो है सरवाइव करता गया और उसमें धीरे 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 परिवर्तन आता गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. A British scientist J.B.S. Haldane suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules such as methane, ammonia, hydrogen sulfide, etc. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे J.B.S. हेल्डेन, उन्होंने 1929 में सजेस्ट किया कि आज जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो आपका सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुए हैं, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी से आज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डेवलप किए हैं, विच वेर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून आफ्टर इट वाज फॉर्म्ड. He said that the conditions on earth at that time, including frequent lighting, could have converted simple organic molecules into complex organic molecules which were necessary for life. उन्होंने कहा, जेबीएस हेल्डन साहब ने कहा कि आज से लाखों लाख साल पहले ऐसा कंडीशन उस समय था कि आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर गए, जो कि लाइफ की नेसेसरी के लिए आवश्यक है. These complex organic molecules must have joined together to form first primitive living organisms. और यही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे को फिर ज्वाइन करके फर्स्ट प्राइमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलप किए. Haldane also suggested from theoretical considerations that life or living organisms originated in sea water. और हेल्डन साहब ने ये थियोरेटिकली और भी कहा कि लाइफ जो है सबसे पहले सी वाटर में ओरिजिनेट हुआ है. The theory of origin of life on earth proposed by Haldane was confirmed by experiments conducted by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953. और जो जेबीएस हेल्डन साहब ने जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया उसको बाद में जाकर 1953 में कंफर्म किया बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टैनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे ने. They assembled an apparatus to create an early Earth atmosphere which was supposed to consist of gases like methane, ammonia and hydrogen sulfide, etc. but no oxygen or water. और उन्होंने कुछ ऐसा असेंबल किया apparatus और वो अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाए अपने लैब में, और उन्होंने दिखाया कि गैस जो थे उस समय मौजूद इस अर्ली अर्थ में वो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड थे और उस समय ऑक्सीजन नहीं था. तो दिस वाज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम था. एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, और वहां इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए, वेयर देन पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेज, इन गैस में मिक्सचर ऑफ गैसेज में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए टू स्टिमुलेट लाइटनिंग फॉर अबाउट 1 वीक, लगभग एक सप्ताह तक वहां लाइटनिंग करते रहे, स्पार्किंग कराते रहे. of 1 week it was found that about 15% of carbon from methane had been converted into simple compounds of carbon including amino acids. और एक सप्ताह के अंदर ही लगभग 15% कार्बन जो थे मीथेन के वो आपको सिंपल कंपाउंड्स कार्बन में चेंज हो गए, लाइक अमीनो एसिड्स में बन गए, विच मेकअप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि प्रोटीन में मौजूद होता है, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिम्स के प्रोटीन्स में पाए जाते हैं. यानी एक सप्ताह के अंदर में ही वो आपको क्या हुए कि आपका अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया. और ये अमीनो एसिड्स कहाँ पाया जाता है? आपको लिविंग ऑर्गेनिम्स के प्रोटीन में.
This experiment provides the evidence that the life originated from inanimate matter or lifeless matter like inorganic molecules. और ये एक्सपेरिमेंट आपको एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया कि लाइफ की ओरिजिन जो उत्पत्ति हुई है वो इनएनिमेट मैटर से यानी लाइफलेस मैटर से यानी निर्जीव वस्तु से ही लाइफ की उत्पत्ति हुई है, लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लगभग।